नमस्कार। इससे पहले वीडियो में आपने बायोलॉजी के कुछ पार्ट जैसे यूनिट फर्स्ट, उसके बाद में मानव कायिकी, उसके 2 भाग थे वो किए। आज हम आगे के अंक में बॉटनी के कुछ पार्ट लेते हैं। बॉटनी में आपके एक थर्ड यूनिट है पादप कायिकी, और इसमें जो चैप्टर हैं वो 10, 11, 12 और 13 हैं। इससे पहले आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ ली है पूरी, उसके अंदर 10 चैप्टर थे 21 से लेके 30 तक। अब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी जो है उसकी 3rd यूनिट है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में अपना एक चैप्टर नंबर 10 है फोटोसिंथेसिस। आज उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ होता है? तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्लांट के ज़्यादातर जो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं उनमें होती है। ग्रीन कलर एक पिगमेंट की वजह से आता है, और पिगमेंट भी 3-4 प्रकार के अपने यहाँ पढ़ेंगे। तो मेन जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसकी चर्चा आगे आएगी अपने। तो सबसे पहले भी जो फोटोसिंथेसिस है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन जो है वो है सनलाइट। तो सूर्य के प्रकाश में जो प्लांट होते हैं वो सीधे ही जो अपने सनलाइट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में होती है। और फोटोसिंथेसिस जब होता है यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो प्रकाश संश्लेषण में दोनों रिएक्शन एक साथ चलती हैं। कौन सी? एक तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और दूसरी है अपचयन, जिसको अपने रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में होती हैं। अब फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के अलावा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की भी ज़रूरत पड़ती है। तो CO2 उसका तो इसमें अपचयन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जल H2O उसका इसमें ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में होती हैं। इसकी एक डेफिनेशन की बात करें भी फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो ग्रीन प्लांट द्वारा सनलाइट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से CO2 लेना और जितनी भी सोइल है उससे वाटर को ऑब्जर्व करना, वाटर को वहाँ से लेना, और इन दोनों के साथ कौन सी एनर्जी में चेंज करेंगे, केमिकल एनर्जी में इनको चेंज करना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस जो होगा उसके लिए अपने को एक तो CO2 चाहिए होता है, और दूसरा अपने लेते हैं H2O। ये जो प्रोसेस होती है CO2 और H2O के साथ में, तो इसमें सनलाइट ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें सनलाइट यहाँ लिख देते हैं एरो पे, विथ सनलाइट ज़रूरी है। एक ये प्रोसेस प्लांट में होती है, तो प्लांट में एक कोशिकांग है प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, तो वो यहाँ लिखेंगे। इसमें जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब जब सनलाइट भी आ गई, H2O भी मिल गया और CO2 भी मिल गया, तो इन तीनों से आगे जो रिएक्शन होगी उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट हमें यहाँ मिला है, और थोड़ी सी मात्रा इसकी वाटर की इसमें से निकलेगी, और बाकी लास्ट में हमें O2 मिलेगा इस प्रोसेस के अंदर।
इस समीकरणों को हम संतुलित करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे 6 CO2 और 12 H2 हो जाएगा, और जो फ्रक्टोज मिल रहा है लास्ट में यहाँ पे, ये तो लिख ही दिया आपने ये। तो मेन रूप से ये हमें फ्रक्टोज मिला कार्बोहाइड्रेट। आगे इसके अपघटन से एनर्जी मिलती है, इसके अपघटन से हमें एनर्जी मिलती है, और मेन जो फोटोसिंथेसिस में हमें प्रोडक्ट मिला है वो है 6O2, ये ऑक्सीजन हमें मिलती है। तभी तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, CO2 को कंज्यूम करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं, और बदले में हमें क्या देते हैं, O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इस अभिक्रिया में जल का सूर्य की विकिरण ऊर्जा से, यानी रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन ऊर्जा से ऑक्सीकरण होता है, तथा ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का CO2 का ऊर्जा द्वारा CO2 का अपचयन शर्करा में होता है। तो जल टूटेगा, जल का अणु टूटेगा, और जल के अणु के टूटने पर ऊर्जा निकलेगी, यानी एनर्जी आएगी। उस एनर्जी से CO2 का अपचयन हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगी, शर्करा बन जाएगी। अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है वो कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा जो ग्रीन पार्ट है वो हम इसकी पत्ती लेते हैं, लीफ, इस लीफ के अंदर होता है। अब लीफ में भी क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहाँ मौजूद होता है, लीफ के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है वो देखते हैं। तो ये हमने पिछले लास्ट क्लास जो 11th क्लास है उसमें आपने लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। तो लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर हम थोड़ा सा चलते हैं। तो लीफ की स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि लीफ की स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे 2 लेयर होती हैं, 2 परत होती हैं लीफ की। सबसे ऊपर वाली परत अपर एपिडर्मिस हो गई और नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस हो गई। इन परतों के ऊपर भी क्या है, एक और परत चढ़ी होती है, यानी एपिडर्मिस के ऊपर भी एक और लेयर चढ़ी होती है जो मोम जैसी होती है, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल जल को आने जाने नहीं देती है, जल के लिए अपारगम्य होती है क्यूटिकल। अब ये लीफ की 2 हो गई, ऊपरी सतह हो गई और ये नीचे की सतह हो गई। अब इस लीफ के अंदर हम कहते हैं कि ये मीजोफिल से भरा हुआ है, इसके अंदर मीजोफिल है। मीजोफिल क्या है, मध्योतक बोलते हैं। मीजोफिल जो होता है, इस मीजोफिल में सबसे ऊपर 2 पार्ट है इस मीजोफिल के। एक तो खंभोत्तक, इसको बोलते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा, ये खंभोत्तक कहलाता है। और दूसरा होता है खंभोत्तक के अलावा इस प्रकार से स्पंज रूपी स्ट्रक्चर लिए होता है, ये भी एक टिश्यू है और इसको अपने बोलते हैं स्पंजी उत्तक, इसको अपने स्पंजी उत्तक बोलते हैं, स्पंजी पेरेन्काइमा। स्पंजी पेरेन्काइमा के बीच बीच में यहाँ पर एयर के लिए जगह छोड़ी होती है, ठीक है, एयर स्पेस कह सकते हो आप इसको। चलिए अब मैन देखते हैं, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर में ये तो बाहर वाला बंडल शीट हो गया, इसको पूलाच्छद कहते हैं। और इसके अंदर 2 टिश्यू होते हैं और पहला है जाइलम, ये रिंग कलर का जो दिखा रखा है, रिंग जो दिखा रखी है आपको, ये हो गया जाइलम। और उसके साइड में जाइलम के जो सराउंडिंगली जो बनाया है ये फ्लोएम है। चलो मेन पार्ट पे आते हैं, ये हमारा हो गया खंभोत्तक। उस खंभोत्तक यानी पेलिसेड पेरेन्काइमा के अंदर पेलिसेड की एक सेल ले ली मैंने यहाँ पे, और पेलिसेड की सेल में ये स्ट्रक्चर जो दिखा रखी है यही कहलाती है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर ये एक सेल ली हुई है, पेलिसेड सेल ली हुई है, और पेलिसेड सेल के अंदर यहाँ पर मैंने बहुत सारे इसके सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट दिखा रखे हैं। अब मेन स्ट्रक्चर जो अपने सीनियर के अंदर आती है वो है क्लोरोप्लास्ट की, वो स्ट्रक्चर ये है क्लोरोप्लास्ट जो अपने बुक के अंदर दिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, देखो ये जो सेल होती है प्लांट सेल, इस प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक जरूरी नहीं एक हो, एक से ज़्यादा भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस ये क्लोरोप्लास्ट ही करते हैं। ये
ऑर्गेनेल्स हैं ये। और इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर आपको दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं। एक तो आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, और उसके नीचे इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। दो झिल्लियों के बीच, दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस और छोड़ा हुआ है, एक जगह छोड़ी हुई है। इसको अपने बोलते हैं परिकला अवकाश। ये पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, इसको बोलते हैं अपने परिकला अवकाश, परिकला अवकाश। इस प्रकार से ये बाहर की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके अंदर जाएं तो आपको ये छोटा सा जो ये थोड़ा थोड़ा बिंदी रूप में जो दिखा रखा है, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखी है ये वाली, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक अर्ध तरल सेमी फ्लूइड वो लिक्विड है, और इसको स्ट्रोमा, और अपनी हिंदी में इसको पीठिका कहते हैं। स्ट्रोमा को पीठिका कहते हैं। तो ये एक लिक्विड हो गया, और इस लिक्विड के अंदर यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं लिक्विड के अंदर, तो उनमें चलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है इसकी क्लोरोप्लास्ट की चल रही है स्ट्रक्चर। इसमें आपको ये इस प्रकार से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, सिक्के जैसी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। इस संरचना को अपने बोलते हैं थैलेकॉइड। थैलेकॉइड बोलते हैं स्ट्रक्चर को। और थैलेकॉइड एक के ऊपर एक ढेर के रूप में थैलेकॉइड जमा होते हैं। स्टैक ऑफ कॉइन, ये जो होते हैं ये ढेर है, स्टैक ऑफ कॉइन, यानी कि कॉइन का एक चट्टा या ढेर लगा हुआ है। इस पूरी स्ट्रक्चर को ग्रेना कहते हैं। पूरी स्ट्रक्चर को ग्रेना कहते हैं। ग्रेना इसमें प्लूरल शब्द है और सिंगुलर है ग्रेनम। तो ये अपने सिंगल स्ट्रक्चर लेंगे तो इसको बोल देंगे ग्रेनम, और वैसे ये सारे हो गए तो ये क्या हो गए, ग्रेना हो गए। सबको इकट्ठा बोलेंगे तो ग्रेना बोलेंगे, और ये सिंगल स्ट्रक्चर ग्रेनम हो गई है। ग्रेनम क्या है, थैलेकॉइड का एक पूरा समूह है, ढेर है, जिस पे ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब थोड़ा सा बुक का देख लेते हैं। इसके बाद में कुछ स्ट्रक्चर और दिखा रखी है, वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक आपको ये जो आप ग्रेनम है, ग्रेनम आपस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, और इसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा प्लेट्स भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही है आपको, ये स्ट्रोमा प्लेट्स, स्ट्रोमा प्लेट्स, स्ट्रोमा प्लेट्स। अपने हिंदी में इसको पीठिका लेमिला भी कहते हैं। इसको पीठिका लेमिला, पीठिका लेमिला ये बोल देते हैं इसको, पीठिका लेमिला नाम दे देते हैं इसको। उसके बाद में आगे मैंने यहाँ पर ये दिखा रखे हैं आपको, ये लिपिड ड्रॉपलेट हैं, यानी वसा के कण हैं। ये वसा के कण, ये भी हरित लवक में मौजूद रहते हैं इस तरल पदार्थ में। और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये एक कण दिखा रखा है, ये है स्टार्च के कण, स्टार्च के कण। यहाँ पे स्टार्च के कण इस क्लोरोप्लास्ट में दिखा रखे हैं। फिर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इस साइड में, इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जब पता है आपको, झिल्ली विहीन एक कोशिकांग है राइबोसोम, झिल्ली नहीं होती है इसकी, है ना, झिल्ली से परिबद्ध नहीं होते राइबोसोम। और राइबोसोम दोनों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर राइबोसोम मिलते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं उनके ग्रीन वाले भाग और ग्रीन वाले भागों में जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है। हायर प्लांट होते हैं जो उच्च श्रेणी के प्लांट, उनमें पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित होता है हरित लवक। तो मैंने ये आपको ये लीफ की स्ट्रक्चर दिखाई है, इसमें ये अंदर के जो दो उत्तक बताए हैं आपको, एक तो ये खम्भोत्तक है पेलिसेड पेरिनकाइमा, और दूसरा स्पंजी उत्तक स्पॉन्जी पेरिनकाइमा। इन दोनों से मिलकर के बनता है पर्ण मध्योत्तक। इन दोनों से पर्ण मध्योत्तक की कोशिकाएं बनती हैं। तो
ऐसा माना गया है कि जो लीफ होती है, पत्ती, उस पत्ती की एक कोशिका में 20 से 40 क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। 20 से 40 हरित लवक एक कोशिका में मिलते हैं और प्रत्येक हरित लवक लाइपोप्रोटीन की बनी 2 झिल्लियों से घिरा होता है। हरित लवक दोहरी झिल्ली है ना, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और इसकी जो झिल्ली बनी होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और दोनों झिल्लियों के बीच की जगह को परिकला अवकाश कहते हैं। कहते हैं कि जो बाहर की झिल्ली होती है, जो बाहर की झिल्ली है ये परमिएबल होती है, पारगम्य होती है प्रोटीन के लिए। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है यानी पारगम्य होती है प्रोटीन के लिए और जो आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है यानी अपारगम्य होती है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर के भाग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला तो है ग्रेना, तो ये ग्रेना वाला जो एरिया है ये पहला भाग हो गया। दूसरा होता है स्ट्रोमा। तो इसको क्लोरोप्लास्ट को 2 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, एक तो ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हो गया उसको स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं, ये आपने देख ही लिया। और इसके बाद में इसमें जो राइबोसोम हैं ये 70S प्रकार के राइबोसोम हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 70S। राइबोसोम का डिटेल आपने 11th में देख लिया है। 70S और 80S 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं। इनके अंदर इनका खुद का डीएनए भी होता है। वैसे तो डीएनए केंद्रक में होता ही है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया इसके हरित लवक के अंदर इसका खुद का डीएनए होता है और ये डीएनए स्मॉल और सर्कुलर और द्विकुंडलित डबल स्टैंडर्ड वाला होता है डीएनए। इसमें घुलित लवण और सेवरल एंजाइम उपस्थित होते हैं। हरित लवक के मैट्रिक्स में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेक लाइक यानी कोश के जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर होती है, जिसको थैलेकोइड कहते हैं। थैलेकोइड के ऊपर सिक्के के रूप में चट्टे बना लेते हैं, स्टेक ऑफ कॉइन, और व्यवस्थित होते हैं, अरेंज किए होते हैं सारे के सारे थैलेकोइड एक दूसरे के ऊपर, और इस संरचना को अपने बोलते हैं ग्रेनम। और विभिन्न ग्रेना, ये बहुत सारे ग्रेना जो हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। इस अपने इसमें नाम दे रखा है बुक के अंदर, इसका नाम जिस अपने स्ट्रोमा प्लेट कह रखा है, पीठ का पटलिका कह रखा है। अपनी बुक में एक नाम है फ्रेट्स नलिकाएं, इनको फ्रेट्स नलिकाएं भी कहते हैं। अब सबसे मेन बात कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में जो सबसे मेन वर्णक यानी पिगमेंट हैं वो 2 हैं। एक तो है पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं और दूसरा है कैरोटीनाइड्स, ये 2 उपस्थित होते हैं। अब एक बात है, ग्रेना प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के स्थल हैं। ग्रेना प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल हैं, यानी कि ग्रेना ही वो पार्ट है जहां फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं जो अभी हमने पढ़े थे, एक तो क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीनाइड। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक ये दृश्य प्रकाश विजुअल स्पेक्ट्रम में से बैंगनी यानी वायलेट कलर की जो लाइट है, नीले कलर की लाइट और रेड कलर की जो लाइट है, सनलाइट है, उसको ये ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम है जो अभी लिए हमने 3 कलर के, इसमें जो इनकी जो दर है, बीच का जो परास है वो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का परास है। यानी कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं उनका जो परास रखा गया है वो 400 nm से 700 nm के बीच रखा गया है। और इस प्रकार से इस वर्णक्रम वाले भाग
400 से 700 के बीच के जो वर्ण क्रम वाला जो भाग है, इसके लिए एक नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। तो प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, इसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, यानी PAR कहते हैं, PAR, इसी का नाम दिया गया है। पार्क एवं पान ने बताया कि थैलेकॉइड के ऊपर एक सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं, स्मॉल ग्लोब्यूलर ग्रेन्यूल कणिकाएं उपस्थित होती है, जिनको बोलते हैं क्वांटासोम। अब ये क्वांटासोम कहाँ मिलेंगे? थैलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पे। अब ये हमने यहाँ पे थैलेकॉइड बना दिया, और थैलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन का मतलब है मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पर थैलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन के पास में कुछ कण पाए जाते हैं, सूक्ष्म स्मॉल ग्लोबुलर कणिकाएं पाई जाती हैं। इनका नाम है क्वांटासोम, क्वांटोसोम। क्वांटोसोम कहते हैं। तो क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसे माना गया है? क्वांटासोम को माना गया है। अब ये जो क्वांटासोम है, मान लीजिए ये क्वांटासोम है, और इस क्वांटासोम के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? क्वांटासोम में 230 पर्णहरित अणु होते हैं। क्लोरोफिल के 230 पर्णहरित अणु होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए ये 160 होते हैं, और क्लोरोफिल बी इसके होते हैं 70। उसके अलावा जो दूसरा अपने पिगमेंट है उसका 48 होते हैं कैरोटीनॉइड के। एक और है 46 क्विनोन, 116 फास्फोलिपिड, और अन्य जो मॉलिक्यूल होते हैं और एंजाइम होते हैं वो भी इसमें उपस्थित होते हैं। अब आप करते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो ये तो थैलेकॉइड की स्ट्रक्चर थी, यहाँ तक कि थैलेकॉइड के अंदर जो क्वांटासोम होते हैं यहाँ पर मौजूद होता है। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इनकी बात हम अगले चैप्टर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।